वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 324 है और ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। दूसरे स्टेट के पीसीएस के लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट के प्रश्न है तो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आरओ के लिए भी। और सारे के सारे जो प्रश्न होंगे इसमें वो 10 अक्टूबर से पहले के हैं, इसलिए 22 दिसंबर को जो पीसीएस की परीक्षा है यूपी की, तो उसमें ये प्रश्न बनेंगे। मॉर्निंग में हम स्टैटिक जीके जनरल साइंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए एक करंट का टेस्ट लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों कथन ठीक हैं। सी है इसका आंसर। तो यहाँ एक स्टेटमेंट करंट अफेयर्स से रिलेट कर रहा है, दूसरा भारतीय परिदृश्य में उसी चीज़ को पूछ रहा है। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया है। हान कांग को यह पुरस्कार जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए दिया गया है। भारतीय परिदृश्य में देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार मिला था 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। ठीक है, और एकमात्र भी हैं यही। रविन्द्रनाथ टैगोर यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं, उसके बाद किसी को नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर। वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में, जबकि अन्य सभी पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए। ठीक है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, नोबेल पीस प्राइज, वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो सारे पुरस्कार हैं वो स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो उल्टा पुल्टा लिखा है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट, और दूसरा ही आंसर होगा इसका। और कौन कौन से। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अर्थशास्त्र में, चिकित्सा में। देखिए, वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए और पहले सिर्फ शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। लेकिन वर्ष 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में, जबकि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन हैं यहाँ पर। पहला कथन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सा इसमें सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 105वां स्थान। ठीक है, तो भारत की स्थिति यहाँ केवल पाकिस्तान से ही बेहतर है, नेपाल से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से खराब है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, बाकी दूसरा वाला सही है। तो सही पूछा है, केवल दो इसका आंसर है। देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स या इंग्लिश में वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। और वर्ष 2024 में इस इंडेक्स में नेपाल 68वें स्थान पर, श्रीलंका 56वें स्थान पर, बांग्लादेश है 84वें स्थान पर। पाकिस्तान की रैंकिंग है 109, यानी भारत से बेहतर नहीं है, भारत से खराब है। तो पहला वाला गलत हो गया। इसकी सूची प्रत्येक वर्ष कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प नामक यूरोपीय एनजीओ तैयार करते हैं। ठीक है, ये जर्मनी का है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की। सिंगापुर, भारत, इंडोनेशिया, लाओस। लाओस ने की। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को लाओस के वियंतियाने में आयोजित किया गया। और आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष लाओस ने की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में
भारत का स्कोर कितना, ये वही है, इस तरह से ही पूछ सकता है, वैसे ही पूछ सकता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिखकर भी पूछ सकता है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, कुछ भी लिखकर पूछ सकता है। तो कितना है भारत का स्कोर? देखिए इसमें स्कोर अगर किसी का 0 है तो उसकी रैंकिंग सबसे अच्छी है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा, 0 से 100 पहुंच जाएगा, तो 100 वाला सबसे ख़राब स्थिति में, यानी सबसे ज़्यादा भूखे लोग हैं वहाँ पर। जिसका स्कोर 0 है, ठीक है, वहाँ पर सबसे कम भूखे लोग हैं या सभी के पास भोजन उपलब्ध है। तो भारत का स्कोर है 27.3। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, 105 रैंकिंग भी याद रखिएगा, स्कोर भी याद रखिएगा। ये जो स्कोर है वो गंभीर श्रेणी में है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स देशों में भुखमरी की स्थिति की जानकारी देता है। और वर्ष 2024 में हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर है 27.3, जो गंभीर बना हुआ है। और स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर है, और वहीं 100 जो है सबसे ख़राब है। यानी 100 आएगा तो रैंकिंग सबसे ख़राब, और स्कोर जैसे जैसे कम होता जाएगा तो रैंकिंग अच्छी होती जाएगी उन देशों की। आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? आसियान में 10 सदस्य देश हैं। आसियान का सचिवालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, और 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ऊपर हो ही गया है ये प्रश्न, लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है। 105वें स्थान पर है भारत। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर है, और 127 देशों में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है, आसियान का मेंबर नहीं है? 10 सदस्य देश आसियान के मेंबर हैं। फ्लैग दिख रहा होगा, भारत है क्या? नहीं है। ना तो भारत और ना ही चीन आसियान का मेंबर है। वियतनाम है, म्यांमार है, फिलीपींस है। तो चीन नहीं है, सी हो गया इसका आंसर। देखिए वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं, और कई सालों से 10 हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो वहाँ से म्यांमार और मलेशिया और म्यांमार दोनों हैं इसमें। ना इसमें भारत है, ना इसमें चीन है, ना पाकिस्तान। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ना तो चीन और ना ही भारत आसियान के सदस्य देश हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा आईएनएस निर्देशक का निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, या गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। शिप बिल्डर्स है ये। तो इन तीनों में से कोई नहीं है। इसका आंसर है गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को आईएनएस निर्देशक सौंप दिया है, और यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर द्वारा निर्मित 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में दूसरा पोत है। ठीक है, इस श्रेणी का पहला जहाज या पोत आईएनएस संध्याक है, जो इस साल 3 फरवरी को, यानी 3 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो पहला संध्याक और दूसरा है आईएनएस निर्देशक, और 2 और देने हैं अभी भारतीय नौसेना को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। क्या करेगा ये? हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को समाप्त करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? आसियान में कौन कौन मेंबर है, सार्क में कौन कौन मेंबर है, G7 में कौन कौन मेंबर है, सब याद रखिएगा। G20 में कौन कौन मेंबर है, ये पूछा जाता है। क्या भारत G7 का मेंबर है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? फिलहाल कोयला आधारित विद्युत उत्पादन, ये सारे G7 के देश हैं। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को समाप्त करने वाला है ग्रेट ब्रिटेन, यानी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए हाल ही में ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को समाप्त करने वाला
G7 देश बन गया है, पहला G7 देश। G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें भी ना भारत न चीन है। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है ये? देखिए, ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसके लिए वर्ष 2030 तक विद्युत क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की योजना बना रहा ब्रिटेन। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। सबसे बड़ा अमेरिका। 15 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग ने, किसने? परमाणु ऊर्जा विभाग ने कहाँ पर मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है, जिसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तथा एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग ने लद्दाख के हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है। एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला के बारे में जाने। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तथा एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है और इस टेलीस्कोप का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी बार्क ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है इस वेधशाला का? भारत को वैश्विक स्तर पर कॉस्मिक रे अनुसंधान में एक अग्रणी देश बनाने में सहायता करना। और क्या क्या? इससे भारत को उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी, जिससे ब्रह्मांड के गहन अध्ययन का मार्ग प्रशस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है गुजरात के लोथल में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर इसे गुजरात के लोथल में लगभग 400 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इसका विकास गुजरात सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। तो गुजरात का लोथल याद रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में हरिकेन मिल्टन ने किस देश को प्रभावित किया? चीन को, जापान को, अमेरिका को, इंडोनेशिया को? हाल ही में हरिकेन मिल्टन ने प्रभावित किया है संयुक्त राज्य अमेरिका को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में हरिकेन मिल्टन अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा की शहर के तट से टकराया और इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में 24 घंटे में 6 इंच बारिश हो गई और यह पिछले 1000 साल में इस इलाके में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश है। इस इलाके में 3 महीने की बारिश मात्र 3 घंटे में ही हो गई, तो हाल क्या होगा? ये सब कुछ किसके कारण हुआ? क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, बढ़ते वैश्विक ऊष्मन के कारण। देखिए, चाहे वो स्पेन में आने वाला फ्लैक्स फ्लड हो या भारत के राज्यों में आने वाली बाढ़ हो या वर्ष 2013 में जून में आने वाली उत्तराखंड के केदारनाथ की बाढ़, जिसको बादल फटना बोलते हैं, जो बादल फटने से हुआ था वहाँ भी यही हुआ था। ठीक है, कई सालों की बारिश एक दिन में 2 दिन में हो गई थी वहाँ पर, और ये होता रहेगा आने वाले समय में। दुबई का क्या हाल हुआ था अभी कुछ महीनों पहले? सब जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा बह गया था पानी में।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन हो चुका है। ट्रैकोमा किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक। ट्रैकोमा होता है जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन हो चुका है। ट्रैकोमा एक जीवाणु से होने वाला संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है, और यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। एग्जाम में प्रश्न ये भी बन सकता है किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़े लगाकर गलत मत कर देना, या यकृत लगाकर, या कुछ और अंग। आंखों की बीमारी है ट्रैकोमा, वो बैक्टीरियल डिसीज है। भारत से उन्मूलन हो चुका है, WHO ने कन्फर्म किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग नहीं है, यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज नहीं है? इनमें से कौन सी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, पूरा जो अफ्रीका है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अधिकतर बीमारियां वहीं में जन्म लेती हैं और दूसरे देशों में प्रसारित होती हैं, खासकर एशिया में, वहाँ से। तो डेंगू तो है इसमें उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। ट्रैकोमा भी है, रेबीज भी है, पीलिया नहीं है। तो जो नहीं है वही आंसर है डी। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोगों का एक विविध समूह है। ये सामान्यतः अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील क्षेत्रों की कम आय वाली आबादी में पाए जाते हैं ये रोग। और ये कई प्रकार के रोग जनकों जैसे कि वायरस यानी विषाणु से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, परजीवियों से, इनके द्वारा संचरित होते हैं। इन रोगों में डेंगू है, रेबीज है, ट्रैकोमा है, और एंडेमिक ट्रेपोनमेटोस, कुष्ठ रोग यानी हैंसन डिसीज भी है इसमें, आदि प्रमुख है। तो विकल्प डी है क्योंकि पीलिया नहीं है। एंडेमिक ट्रेपोनमेटोस, यॉज जिसको बोलते हैं, हैंसन भी है इसमें, कुष्ठ रोग। वैश्विक रूप से प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति NTD रोग से प्रभावित होता है। लेकिन मजे की बात क्या है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग से ग्रसित रोगियों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी इनसे जुड़ी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है ये, और प्रश्न क्या है? भारत और मालदीव के बीच होने वाले संयुक्त अभ्यास कौन से हैं? एक्वेरिन, दोस्ती, सूर्य किरण, और एक्वेरिन और दोस्ती दोनों। देखिए, सूर्य किरण तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है, ये तो होगा नहीं। एक्वेरिन है, दोस्ती है, दोनों के दोनों हैं ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्तमान में भारत और मालदीव के बीच 3 प्रमुख संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। एक तो दो द्विपक्षीय हैं, एक्वेरिन और एक था, और एक है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती। दोस्ती सैन्य अभ्यास में भारत मालदीव के साथ साथ श्रीलंका भी शामिल है। और फरवरी 2024 में मालदीव के माले में आयोजित त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, दोस्ती का आयोजन किया गया, और इसमें बांग्लादेश जो है वो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। और एक्वेरिन के 12वें संस्करण का आयोजन 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, 24 वाला हुआ नहीं क्योंकि बांग्लादेश के नेताओं ने टिप्पणी कर दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब वो गए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने के लिए। ठीक है, भारत पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी वहाँ की एक महिला नेता ने और दूसरे नेताओं ने। ठीक है, फिर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड हुआ कुछ दिन, सबकी अकल ठिकाने आ गई। अभी हाल ही में अक्टूबर में मोहम्मद मुइजू आए थे भारत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने, तो अब ठीक है सब कुछ। मालदीव के बारे में भौगोलिक रूप से जाने थोड़ा, तो अवस्थिति है इसकी उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को भारत के मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। स्वतंत्रता मिली मालदीव को 1965 में ब्रिटिश शासन से ही।
राजधानी है इसकी माले। भाषाएं, इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो है धिवेही यानी मालदीवियन। अन्य भाषाएं वहाँ अरबी, हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है क्योंकि दूसरे देश के लोग वहाँ जाते हैं। जनसंख्या 5,28,293 है। राज्य के धर्म इस्लाम है उनका। मुद्रा है मालदीवियन रुपया। और पूरा का पूरा मालदीव पर्यटन पर टिका हुआ है। ठीक है। और पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा भारतीय ही मालदीव गए हैं। ठीक है, तो भारत ही है उनकी आय का स्रोत पिछले 5 वर्षों में, और भारत पर टिप्पणी कर रहा है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स के। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।